नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे अभिभावक, मेरे गुरुजन, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथियों। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं आपके समक्ष मेरे मन में जो बातें आ रही हैं उसको रखूं, लेकिन अभी तत्क्षण प्रिय भी हो रहा है मन में कि मैं ना रखूं। ये द्वंद्व अंदर से चल रहा है कि रखूं या ना रखूं। अंतोगत्ता मैंने ये फैसला किया कि रख ही देता हूँ आज अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी विचारों को, जो कई दिनों से मेरे अंदर चल रहा है। आज कोरोना त्रासदी के इस दौर में हमारा देश विश्व के अन्य देशों के भांति एक चुनौती के मुकाम पे आ खड़ा हो गया। यह वैश्विक महामारी हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया है। हमारे अपनों का असमय इस तरह हमें छोड़कर चला जाना सच में अति दर्दनाक, दुख भरी दास्तां है। कई परिवार जिनके भरोसे चल रहे थे, उनके जाने के बाद उनका खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। अपनों का जाना बहुत ही पीड़ादायक है। वक्त यह है कि इस वक्त हम खरे शब्दों का प्रयोग, इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्मिक क्षण है। पर आइए जरा विचार करें, कुछ समझने का प्रयास करें। एक साधारण व्यक्ति हमारे देश के जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके रूप में हम कैसे इस महामारी को समझते हैं, आइए जरा प्रयास करते हैं। अभी से लगभग 12-13 महीने पहले हमारे देश में लॉकडाउन, फिर अनलॉकडाउन, अनलॉक, लॉकडाउन, फिर अनलॉक, फिर लॉकडाउन, अनलॉक, ये सिलसिला चला। और हमें लगता है कि हम जैसे सामान्य लोग भी दिन में 10-12 बार कहीं न कहीं अपने परिचित, अपने सगे संबंधियों को फ़ोन मिला ही लेते हैं। और इन 10-12 बार जो हम फ़ोन मिलाते थे विगत पिछले 12-13 महीनों से, फ़ोन की घंटी बजने से पहले एक एडवाइस, प्रचार या एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं, वो हमें सुनाई पड़ता था। मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है।
कुल 12-13 महीनों में हर रोज़ 10 बार 12 बार ये हमारे कानों को सुनाई पड़ता था। इसके अलावा भी जो प्रिंट मीडिया है, हमारा टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, इन सारे माध्यमों से भी हम अवगत होते आ रहे थे। लॉकडाउन से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस, ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर निकलना। पर मुझे आज बचपन की एक कहानी जो मेरे पिताजी अक्सर सुनाया करते थे बहुत याद आ रही है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से जाल में फंसना नहीं। और फिर इस कहानी में ये होता है कि जो पंछी हैं वो जाल में फंसे होते हैं और फंसने के उपरांत भी वो कहते हैं शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हर रोज 10 से 15 बार पिछले 12-13 महीनों से अवगत होते हुए कि 2 गज दूरी, हाथ धोना है ज़रूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी, फिर भी मैं एक साधारण और सामान्य व्यक्ति हूँ और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना कुछ भी पढ़ पाता हूँ, सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ, इससे एक निष्कर्ष मेरे मन के अंदर निकलता है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इससे जो हमें इन्फेक्शन आएगा, वो जो माध्यम है हमारे शरीर का, जो अंग, वो हमारा मुंह और नाक। तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, इन सारे लोगों के माध्यम से जो मेरे समझ में आ रही है बात, वो यह है कि अगर हमें कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो इसका जो जरिया होगा हमारे शरीर का ये 2 अंग, मुंह और नाक। फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसलिए हमें बताया जाता है कि हमें मास्क लगाना है, ताकि ये जो संक्रमण का जरिया हमारा ये 2 अंग है, नाक और मुंह, मास्क लगाने से हमें संक्रमित होने से बचा पाएगा। और ये एक बहुत सरल और साधारण सा उपाय है। दूसरा, 2 गज की दूरी, मतलब समाज में जो शारीरिक रूप से जो डिस्टेंस है, दूरी है, जो फिजिकल डिस्टेंस है हमारा, सोशल डिस्टेंस जिसको कहा जा रहा है, वो दूरी एक बननी चाहिए हमारे एक दूसरे के बीच की। कारण साधारण व्यक्ति होने के नाते, जैसा मैंने सुना और मेरी समझ आई कि इस दूरी होने के कारण अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है भी तो उनके पास से जो संक्रमित नहीं है, उनके पास ये वायरस नहीं पहुंच पाएगा, उनके नाक और मुंह में के द्वारा उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए बार बार ये कहा जा गया
कि सामाजिक दूरी बनाना है। हमें मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे बिल्कुल दूरी नहीं बनानी, लेकिन ये सामाजिक दूरी, ये जो शारीरिक और फिजिकल डिस्टेंस है, ये मेंटेन करना है। ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरी बात है, हाथ धोना, साबुन डिटर्जेंट से बार बार अपने हाथ की सफाई करना, हाइजीन होना। ये भी साधारण व्यक्ति होते हुए मेरे समझ में ये बात आती है कि जो साबुन का जो गुण है, साबुन की जो प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग जानते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सर्फ का, कि पानी में घोलो सर्फ, अपने कपड़े उसमें डुबो लो, और कपड़े जो है, गंदे कपड़े, फिर से मैले कुचले कपड़े जो हैं फिर से सफ़ेद हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, उनके मैल चले जाते हैं। ये बरसों से करते आ रहे हैं। अपने शरीर में भी साबुन लगाते हैं, हम अपने शरीर के अंदर की जो गंदगियां हैं, शरीर की जो गंदगियां हैं, उसको दूर कर लेते हैं। मतलब साबुन के अंदर ये गुण है कि हमारी गंदगियों को दूर करता है, चाहे हमारा वस्त्र हो या हमारा शरीर। तो इस कारण से ही समझें हम कि हमारे हाथों में अगर किसी चीज़ को छूने से, सामान खरीदने जा रहे हैं बाज़ार में, उसको छूने से या कहीं किसी संपर्क में आने से अगर वायरस हमारे हाथों के से चिपक गया है, साबुन से अच्छी तरह से हर कोने कोने को, अपनी उंगलियों के हर हिस्से को, हर हिस्से को अपनी उंगलियों के अगर हम धो लें, कुछ देर तक साबुन के अंदर ये घुला रहे वायरस, तो वायरस का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, कई बार मुझे सुनने को आया कि जो वायरस के अंदर, वायरस में जो स्पाइक्स होते हैं, वो जिस तरह से मैल को कपड़ों से निकाल देता है, ऐसे ही वो स्पाइक्स को वायरस से वो निकाल देगा। स्पाइक्स मतलब जो वायरस के अंदर हम लोग तो आजकल काफ़ी देख रहे हैं, जो कांटे जैसा निकला होता है उसको, और वो वायरस प्रभावहीन हो जाएगा, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये 3 बातें जो आज 13 महीनों से, 12-13 महीनों से लगातार रोज रोज कई बार सुनने को मिलता आ रहा है, दिल पर जरा हाथ रख करके बताइए, हम और आप मिल करके, क्या सच में हम इसका पालन कर रहे हैं? क्या सच में ये ऐसी बातें हैं जिसका पालन नहीं किया जा सकता है? माहौल गम से भरा है, दुख से भरा है। ऐसे माहौल में बहुत कड़े शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम हैबिट फॉर्म नहीं कर पाते। हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है। ये छोटी सी आदत जो हमें बनानी थी, घर से बाहर तभी निकलना जब बहुत ज़रूरी हो, जिसकी हमें सीख मिल चुकी थी, हाथों को धोना, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, जिसकी सीख कई बार रोज रोज मिल रही थी, हम नहीं सीख पाए। एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में अगर हम ये नहीं सीख पाए, कैसे हम किसी बच्चे को, जिनको हम शिक्षा देते हैं, शिक्षित कर पाएंगे? एज ए पेरेंट्स, अगर हम खुद ये नहीं सीख पाए तो कैसे हम अपने बच्चों को एक अच्छी सीख दे पाएंगे?
or as a children, you know, child is the father of nation. आप ही भविष्य के डिसीजन मेकिंग बॉडी हो। आपको तो जल्दी से हर चीज, कोई भी बात जो ऐसी जो सीखने योग्य हो, जल्दी जल्दी उसको सीख लेना है और अपने आदतों में उसको ढाल लेना है। लेकिन हमेशा नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं कर पाए। दूसरी ओर जब आज से कुछ महीने पहले वैक्सीन का आना हुआ, 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिली, पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार होने लगा, इस तरह का माहौल तैयार होने लगा। एक ने कहा पहले उनको वैक्सीन दो, एक ने कहा मैं नहीं लूँगा, एक ने कहा मैं नहीं लूँगा तुम भी मत लेना, एक ने कहा कि वो खुद क्यों नहीं ले रहे हैं। बात देशभक्ति की होगी। हाँ, मैं ब्लेम नहीं करता और ना मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ इस देश का। देशभक्ति कहने को हम कहते हैं कि हम तो अपनों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। हमें लगता है कि देशभक्ति का मतलब ये होना चाहिए था, अरे ये वैक्सीन आ गया है, रुको मैं पहले लेकर के दिखाता हूँ और लेने के बाद देखो मैंने लिया है, तुम भी लो। देशभक्ति ये होती। किस तरह का एक माहौल तैयार किया गया कि सामान्य लोग कंफ्यूज हो गए। कई लोग, सामान्य लोग सोचने लगे कि मैं ना लूं, और जो लोग ये बता रहे थे आज दौड़ करके सारे लोगों ने वैक्सीन लिया है। लेकिन इस तरह का कंफ्यूजन पैदा कर देना देशभक्ति कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। दूसरी ओर कहने को हम कहते हैं कि अपनों के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। मास्क ना पहनना, हाथ ना धोना, दूरी ना बनाना, अपनों के लिए जान दे सकते हैं। अपनों की जान लेने की बात कर ली हमने, अपनों की ही जान खतरे में डाल दी। ये इतनी छोटी सी बात जिसका आदत हम नहीं बना पाए। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए भी ये बातें कहता हूँ। मुझे लगता है, मेरी जो समझ है और मैं जो सुन रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यमों से, कि आज जितना बड़ा पैनिक हमारे देश में क्रिएट हुआ और हम में से कई लोग, कई परिवार अपनों को अनायास असमय खो दिए। ये शायद ना होता अगर हम इस तरह की आदत डालते तो। हाँ, बीमार होते लोग, संक्रमित होते। अब मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में बात करना चाहता हूँ। आजकल ऐसे शादी का भी माहौल है, पर अभी शादी का जो माहौल है इसमें जो संख्या आगंतुक गेस्ट के लिए निर्धारित किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है,
उससे ज़्यादा संख्या में गेस्ट नहीं हो सकते। पर उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी शादी समारोह में, जो कि तय शादी है और जहाँ से आगंतुक गेस्ट आने वाले हैं, उस ओर से, उस पक्ष से 1 महीने पहले अगर वो कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि भाई 500 व्यक्ति ही शादी में आएंगे, पर इतने सारे लोग हो गए हैं कि 500 नहीं, मैं 1000 लोगों के साथ बारात लेकर के आऊँ। 1 महीने पहले कहा। हमें लगता है कि मान भी जाएंगे। वधू पक्ष कहेंगे कि बिल्कुल स्वागत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि 500 के बदले वो अगर 1000 कहे होते या 2000 कह दिए होते, तो मन के अंदर थोड़ी सी चीड़ और पीड़ा होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते और किसी तरह व्यवस्था करने की कोशिश वधू पक्ष करते। पर कल्पना कीजिए कि 1 महीने पहले ही अगर यह कह वर पक्ष से यह बात आती कि भाई हम लोग 10,000 व्यक्तियों से आपके यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसकी व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन कई सामान्य लोग इस तरह की व्यवस्था करने में 1 महीने पहले कहने के बाद भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए अगर यह कह दिया गया हो कि भाई हम आएंगे तो, लेकिन 5 लाख लोगों के साथ आएंगे, मेरी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी 5 लाख। 1 महीने पहले हमें नहीं लगता कि कई लोग इसमें समर्थ हो पाएंगे या ना। सोचने वाली बात है। हम सब लोग अपने अपने मन में ये इस कल्पना को सोच सकते हैं। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अचानक से और 1 महीने पहले भी अगर पता चल जाए कि 1 महीने बाद हमारे देश में 25 करोड़ 50 करोड़ लोग एक साथ बीमार होने वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, बेड की ज़रूरत पड़ने वाली है,